सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ईद मुबारक सबसे पहले आपको। और बड़ी ईद पे हमेशा बड़ी बड़ी बातों के साथ साथ कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ अगर हम बैठें तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा सीखने को भी मिलता है। आज हम ईद की बातें हैं, कुछ सियासतदान जब हमारे साथ होते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं, लेकिन उन सियासतदानों की अपनी बातें बहुत सी ऐसी होती हैं जो शायद हम टीवी शोज़ में, टॉक शोज़ में बैठकर वो नहीं कर पाते। हम कोशिश करते हैं कि जब उनसे बात हो तो जहां पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बात हो, वहीं पर कुछ इन बातों की तरफ भी तवज्जो जहां उमूमी तौर पर आप टॉक शोज़ में, टीवी शोज़ में देख भी नहीं पाते। आज के हमारे मेहमान बड़ी ईद पर एक बड़े इंसान हैं, बड़े सियासतदान तो हैं, लेकिन बड़े इंसान मैंने इसलिए कहा है कि वो बहुत और एंगल से चीज़ों को देखते हैं और फिर बड़ा हौसला रखने वाले भी आदमी हैं। बहुत बड़े बड़े दुख भी, सुख भी उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ कबूल भी किए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और इस वक्त एडवाइज़र हैं अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, जनाब कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और आपको, आपकी टीम को, पूरे बोल को और आपके ज़रिए से सारे मुल्क के बहनों भाइयों को और पूरी दुनिया में मुसलमानों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। इससे पहले कि मैं और आप अपने मामूल की गुफ्तगू सवालों जवाब में जाएं, मैं एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक छोटा सा पैगाम दे लूँ ज़रूर कि ये जो ईद उल अज़हा है, आज के दिन मेरा अपने सब बहनों भाइयों को पैगाम ये है कि ये कुर्बानी की ईद है। और कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं है। बिल्कुल, जानवर ज़बह करना एक सुन्नत है, पूरी करनी है, इसके ज़रिए ही आगे चलना है। लेकिन इसकी नीयत क्या है? नीयत हमने कुर्बानी देनी, अपनी आसाइशें, अपनी सहूलतें, अपनी चीज़ें वो अपने बाकियों के साथ शेयर करनी है। और ये जो अल्लाह की राह में हम जानवर काटते हैं, ये अगर हम अपने घर में अपनी फ्रिजों में रख लें और अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को इसमें से हिस्से तकसीम करके उनको तोहफे दें और जो हकदार हैं उनके पास कम जाए, तो ये शायद कुर्बानी की रूह के पूरी तरह मुताबिक ना हो। मुफ्ती साहब फतवा तो शायद दे दें कि आपको 3 हिस्से करके इसका तकसीम कर लेना चाहिए, लेकिन एक्चुअल रूह उसकी यही है कि जो आपके घर में खाने को है वो तो ज़रूर रखिए। ये याद रखिए कि कुर्बानी मेजॉरिटी में वही लोग देते हैं, बल्कि वही लोग देते हैं जो गोश्त हफ्ते में 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन रोजाना खाते रहते हैं। बिल्कुल, ये सही पैगाम ही कुर्बानी का है और इस ईद का यही है कि खुशियाँ फिर ईद का लफ्ज़ तो तब होगा कि जब सब लोग खुश होंगे तो ही फिर खुशी जो है वो बन सकेगी। अच्छा कायरा साहब, जिम्मेदारियों के साथ अब ईद है और जिम्मेदारियाँ आपके पास डबल ट्रिपल चल रही हैं। आप वजारत भी एक पूरी देख रहे हैं और साथ ही अपना है दोस्त अहबाब होते हैं और फिर सबसे बढ़ के ईद होती है। आप जैसे मसरूफ़ आदमी फिर घर में भी टाइम देते हैं, मैनेज कैसे होता है सर? और फिर आप साथ साथ हमें भी टाइम दे रहे होते हैं, मीडिया को। बस ये अल्लाह का करम ही होता है और सबसे बड़े सफरर घर वाले होते हैं। और जब आपको ये अहम जिम्मेदारियां, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का भी और पार्टी की तरफ से भी बड़ी मेहरबानी होती है कि आपको ये एजाज़ दिया जाए कि आप किसी वजारती जिम्मेदारी पे हों, तो इसमें बहुत सारी, ये खाली कोई ये लाओ लश्कर के साथ घूमना तो काम नहीं है, ये तो बड़ी ही अहम जिम्मेदारी होती है। इसकी वजह से आपकी बहुत सारी जो मसरूफियात हैं उस हवाले से होती है। सो टाइम डिवाइड करते करते फिर शाम को मीडिया और सच जानिए कि सबसे ज़्यादा तो फैमिली और फिर दोस्त मुतासर होते हैं। और इसका गिला नहीं है, ये हमारी ऑप्शन है, हमने खुद ऑप्ट किया है ये रास्ता। और ये वाकई ये तो पैगम्बराना काम है अगर इसको इस नेक नीति से किया जाए। मैं समझता हूँ कि हमारी छुट्टी ईद वाले दिन भी नहीं होती। मेरी जिंदगी में छुट्टी का कोई तस्वर नहीं है। 7 डेज ए वीक काम करना है और 12-14 घंटे कम अज कम करना है। ये एक रूटीन का इशू है। आज ईद का दिन है, आज भी कुर्बानी के ईद पे जाके नमाज पढ़ के वापस आए, अब बैठे हैं, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, मिलेंगे, गप्पे लगाएंगे, दोपहर को खाना खाएंगे, फिर यही सिलसिला। तो 2-3 दिन का ये मामूल होता है। तीसरे दिन अगर गुंजाइश हुई तो किसी दोस्त की तरफ मैं भी चला जाऊंगा, वरना दोस्त अहबाब मुझे ही मिलने आते हैं और ये उनकी मोहब्बत है।
हल्के वाले भी, बाहर से भी। सही। तो इसी तरह मसरूफियत गुजरती है। ईद वाले दिन भी फैमिली से के साथ ये इम्तहान जो आप बात कर रहे हैं, ये इनाम भी है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा, लेकिन कायरा साहब इम्तहान भी बड़े लोगों पर बड़े होते हैं। मैं ईद का मौका है जहाँ खुशियाँ होती हैं, लेकिन आप इंसान अपनों को याद करते हैं। मेरे लिए सबसे मुश्किल वक्त था वो वक्त देखना, आपको देखना जब आपके साहबजादे बड़े यंग उनकी डेथ हुई। यकीनी तौर पर यह बड़ा दुख का लम्हा था। मैं उस वक्त आपको देख के मेरे पे नहीं काबू था, तो आपका जो हौसला है वो देख के हम लोगों को भी हौसला हो रहा था। कारी साहब, ये एक इतना मुश्किल वक्त कैसे अल्लाह ताला इतना हौसला देता है कि जवान औलाद का दुख भी हो, और आज के दिन खुशी के मौके पर जब याद करते हैं तो क्या फीलिंग होती है? दुख तो नहीं, वो ऐसा है कि जो सारी जिंदगी साथ चल रहा है, उससे खत्म नहीं हो, उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन फिर ये भी हमारा ईमान है कि आज से इंसानी जिंदगी का हिस्सा है, और औलाद अल्लाह के इनामों में से बहुत बड़ा इनाम है। तो मैं आपको वो मिसाल सुना देता हूँ जो मैंने अपनी फैमिली को कही थी जी। जब मेरा बेटा फौत हुआ तो सब बड़े दुख में थे 2-4 दिन। उसके बाद मैंने सबको इकट्ठा करके बिठाया और मैंने कहा कि भाई ये याद रखो कि अल्लाह का इनाम था, वो भी तो हैं जिनको ये इनाम नहीं मिला, वो भी हैं जिनके पास एक ही था और चला गया, वो भी हैं जिनको खुदा न खास्ता उनके बच्चों को कोई माजूरी हो गई, उनके लिए कितने बड़ी तकलीफें हैं। हमें अल्लाह ने वो बच्चा दिया, बाकी बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। वो बच्चा दिया, वो 21 साल तक हमने उसे पाला पोसा, उसका बचपन खेले, उसकी जवानी देखी, उसको एंजॉय किया। लेकिन अल्लाह ने वो इनाम हमें इतने अरसे के लिए दिया था, ये हमारे ईमान का हिस्सा। तो इतने अरसे के लिए दिया, अल्लाह ने वापस दे दिया। उसका चला जाना हमारे लिए तकलीफ बहुत है, लेकिन क्योंकि ये ऐसा होना था, हमारे ईमान का हिस्सा है, इसलिए एहतियात लाजम है, लेकिन इस पर सब्र करो, और ये अल्लाह ही सब्र देने वाला है। मैं कोई एक्सेप्शनल बंदा नहीं हूँ, मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का इनाम है। अल्लाह ताला ने मुझे सब्र दिया, और अल्लाह बाकी उन वालिदैन को भी वैसे तो सबको महफूज रखे इस दुख से, तमाम दुखों से महफूज रखे इस दुख से खास तौर पे, और अल्लाह ना करे किसी और वालिदैन को इस तरह का दुख। आमीन, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं बस क्योंकि ये बात थी मेरे जहन में बहुत साल से, जब भी गुफ्तगू आपसे होती तो खालिस्तन एक पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है, इस पर कभी हमारी बात भी नहीं हुई। और आज ईद का दिन है, आप भी याद कर रहे होंगे, हम भी याद करते हैं, और आपके हौसले को भी देखते हैं। अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ करे। कायरा साहब, एक चीज़ आगे मैं आपके कुछ बात करूँगा आपके स्टडीज़ के हवाले से। फ़िलासफ़ी में आपका मास्टर्स, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के हवाले से आपने खासा कुछ लिखा भी है, और ये अमूमन शायद बातें होनी चाहिए, लेकिन हम टॉक शोज़ में करंट अफेयर्स पे बात कर रहे होते हैं, इन चीज़ों पर बात उस तरह नहीं होती। आपका मेरा एक तो चलो दो ताल्लुक़ बड़े अच्छे हैं। फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज से आपके भी स्टडीज़ है, मेरी भी स्टडीज़ है, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका भी मास्टर्स है, मेरा भी मास्टर्स है, तो ये एक ताल्लुक़ थे। इसी ताल्लुक़ को मद्देनज़र रखते हुए कायरा साहब, ये फ़िलासफ़ी ऑफ मास्टर्स आपने किया क्यों? फिर पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के ऊपर आपने खासा पढ़ा भी, लिखा भी, क्यों इस तरफ आपका रुझान रहा? मेरे ख्याल है आप जिस माहौल में रहते हैं, पलते बढ़ते हैं, जिस तरह आपकी ग्रूमिंग होती है, कुछ शायद नेचुरल भी होता है इसका हिस्सा, और कुछ आपकी ग्रूमिंग में से ये आपको चीज़ें मिल जाती हैं। मेरा क्योंकि शुरू से जब मैं बचपन में भी था तो मेरा अपने से बड़ी उम्र के लोगों से दोस्ती थी, ताल्लुक था। मेरा स्कूल में था तो मेरे असातिज़ा मेरे दोस्त हुआ करते थे, दोस्त तो नहीं थे, उनका एहतराम था, लेकिन मेरी उनके साथ कंपनी होती थी, उलमा के साथ कंपनी होती थी, दानिश्वरों के साथ। जब मैं स्कूल से निकल के कॉलेज में पहुंचा तो मेरी शुअरा के साथ, दानिश्वरों के साथ, सहाफ़ियों के साथ, इस तरह के माहौल में हमें मौका मिला। मैं जब स्कूल गोइंग था, मेरी 1960 में पैदा हुआ मैं, तो 65 में स्कूल गोइंग हुआ, तो जो 70 की दहाई थी उस वक्त थोड़ा थोड़ा होश आ गया स्कूलिंग में। और वो दहाई थी जब आप मजहब का भी बड़ा चर्चा था, राइट और लेफ्ट की पॉलिटिक्स, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, सोशलिज्म की उड़ान थी, दुनिया में इनकलाब आ रहे थे। और उस दौर में जो कलाम, इल्मुल कलाम आगे बढ़ रहा था, या जो फिक्र आगे बढ़ रही थी, उसमें सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई थी। फिर मजहब का बहुत
चर्चा था, बड़े बड़े कमाल के उलमा जी हाँ, मजहबी तहरीक चला रहे थे। तो उस सारे अमल के अंदर मुझे मौका मिला उस कंपनीज की वजह से, अपने असातिज़ा से, अपने बाकी लोगों के साथ जिन मेरी कंपनी होती थी, कि मैंने मजहब को पढ़ा, मैंने तारीख पढ़ी, सिर्फ जो अपनी दरसी कुतुब थी उनसे हट के। तो उसमें से ये चीज़ें, जो सवाल मेरे ज़हन में उठते थे मजहब को पढ़ते हुए, तारीख को पढ़ते हुए, उन सवालों का ज़्यादा बेहतर जवाब मुझे सोशलिज्म में और मार्क्सिज्म में मिला। सही। सो मैंने मार्क्सिज्म को और ज़्यादा पढ़ा। मार्क्सिज्म बेसिकली कोई अल्हामी मजाक की तरफ बात तो नहीं करता, बिल्कुल, ना ही इल्हामी वो अखलाकियात की बात करता है। वो तो दुनिया कैसे गुजारनी है, दुनिया का निजाम की बात होना करता है। चाहिए, बिल्कुल, इंसानों ने अपना निजाम कैसे बनाना है, और ये मैन मेड निजाम है। बिल्कुल। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ आज भी दुनिया मार्क्स के दिए हुए उस असूल से बाहर नहीं निकल सकती। जब भी रिलीफ की बात होगी, जब भी लोगों के राइट्स की बात होगी, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका है। तो उससे मुझे ये मौका मिला। इतनी मसरूफियत में अब क्या कुतुब बीनी रहती है शायरी के साथ, ख़ास तौर पे फ़लसफ़ा पढ़ने वाले लोग, तो वो एक रहता है ता हयात के पढ़ते रहें कुछ ना कुछ, चाहे बहुत कम हो, कुछ थोड़ा वक्त मिले, तो अब रहता है, वक्त भी मिलता है, पढ़ते रहते हैं। ये जो क्या कहा जाए इसको, ये जो एक नशा होता है ना जी, ये नहीं खत्म होता। बाकी आपकी बात दुरुस्त है। अभी मेरा आलम ये होता है कि मैं अपनी, वैसे तो टाइम कम मिलता है पढ़ने का, क्योंकि जब मैं घर जाता हूँ, सुबह निकलता हूँ, रात को घर जाता हूँ, तो थका होता हूँ। थोड़ी देर बैठा फैमिली के साथ, अगर दो तीन दिन ही मैंने घर होना होता है, 2 दिन, तो जल्दी सो जाना होता है क्योंकि सुबह उठता हूँ, थका होता हूँ। लेकिन इसके बावजूद अखबार पढ़ना और किताब पढ़ना ये मेरी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। सही। मेरी गाड़ी में कोई ना कोई कुतुब होती है, कोई करंट अफेयर्स की, कोई मौजूदा हालात के मुताबिक, कोई फलसफे की, तारीख की कोई लेटेस्ट अगर आई है तो उसको जरूर देखता रहता हूँ, 2-4 सफ़े पढ़ता हूँ। जिस तरह किताब का मुतालिया करना चाहिए यकसुई के साथ, कि आप किताब पढ़ें, उसको समझें, उसके कोई नोट्स लें, ताकि वो आपके ज़हन नशीन हो। फोटोजेनिक मेमोरी सब लोगों की तो नहीं होती जी, मैं इतना खुशकिस्मत नहीं हूँ, लेकिन बहुत अल्लाह ने इनाम दिया। सो उतना तो नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि मैं किताब पढ़ लूँ सफ़र के दौरान। और अगर और किताब पढ़ने का मौका ना हो तो आजकल, क्योंकि ये जदीद गैजेट जो है कि आप फ़ोन पे ही बिल्कुल कोई नेट खोल लें, और नेट से आप दुनिया भर के जो आला लिखने वाले हैं, फिलोसोफर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, या साइंटिस्ट्स हैं, सोशल साइंटिस्ट्स हैं, आप उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, किताबों की तलखीस अवेलेबल है, वो सुन लेते हैं, बहुत सारे मजाकरे सुन लेते हैं, तो वो मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा कैर साहब, ये बड़ा चीज़ है, लेकिन कैर साहब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। देखिए पाकिस्तान में सोशलिज़म का एक पूरा एक बाब जो आपकी उठान है हमसे, तो वो पहले की बात है। तो भुट्टो साहब को वो जो फ़लसफ़ा, एक आम आदमी, एक राइट्स की बात, वो चीज़ें शुरू हुई, लेकिन वो प्रवेल नहीं हो पा रही थी। रास्ते में बार बार माशाल्लाह जैसी एक रुकावटें हमेशा से पाकिस्तान के लिए रही हैं। हम क्यों इतना मजबूत इस चीज़ को, इस निज़ाम को नहीं कर पाए हैं? देखिए दो तरीके होते हैं ना जी। एक तो ये है कि आपने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाना है, जिस तरह सोवियत यूनियन में हुआ या बाकी दुनिया के अंदर। एक वो इनकलाबात के रास्ते हैं कि आप समाजी तब्दीलियां करते हैं। दूसरा तदरीजी इर्तिका है कि आप इर्तिकाई अमल के तहत, आप रिफॉर्म्स के तहत समाज को बदलना चाहते हैं। ये दोनों तरीके दुनिया में बड़े मुरव्वज राइज हुए, और पहले वाला तरीका अनफॉर्चुनेटली सोवियत यूनियन में उनके अपने जबर और स्टालिनिज्म के बाद वो खराब हो गया, और वो सकत न रही। चीन ने उसको रिफॉर्म किया और बहुत आला शक्ल में आज भी मौजूद है। दुनिया के कुछ और ममालिक में भी, बल्कि आज तो वेस्ट के अंदर, इवन स्कैंडिनेविया में, यूरोप में, या इवन बरतानिया में, वहाँ पे भी सोशलिज्म के सम्राट तो मौजूद है। आज भी उस निज़ाम के अंदर सोशलिस्ट फिलोसफी को 50% से ज़्यादा हिस्सा उसका मौजूद है उनके पूरे निज़ाम में। लेकिन हमारे हम प्रॉब्लम ये हुआ कि हम एक ग्रोइंग सोसाइटी है, और यहाँ पे हमारी जमातें उतनी मुनज़्ज़म नहीं हो सकी, एजुकेशन उतनी नहीं हो सकी, हम वो अपने नज़म को बांध नहीं सके, हम समाजी तौर पे आगे ग्रो नहीं कर सके। इसलिए कि जब रियासत कमज़ोर होती है और फिर वो मज़हब का सहारा लेना शुरू कर देती है। मज़हब के तहत जब आप आगे काम शुरू करते हैं, तो मज़हब के अंदर फिर अगर आपके सामने कोई और मज़हब हो तो आप दोनों मज़ाहिब के मुकाबले में रहते हैं, तो आपका एक और सूरत हाल होती है। जब आपके पास एक मजहब की डोमिनेंस हो गई, जिस तरह पाकिस्तान के साथ हुआ,
तो फिर यहाँ मसलक में आ जाना होता है, फिर मसलक की सियासत शुरू हो जाती है। और जब रियासत डोमिनेट नहीं करती, आपके असूल डोमिनेट नहीं करते, आपका जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, समाजी अमल, वो नहीं चलता, तो फिर रियासत भी मजहब का सहारा लेती है, सियासतदान भी मजहब का सहारा लेते हैं। आप देखते हैं ना, कभी करारदाद मकासद आती है, कभी कोई और तहरीक चलती है, कभी इस्लामी निज़ाम के नारे लगते हैं, कभी मदीने की रियासत के नारे लगते हैं। तो ये सारे नारे अवाम को दिए गए और ये अपने अपने वक्त में बड़े कामयाब गए, क्योंकि लोगों का ताल्लुक मजहब के साथ आप जोड़ लेते हैं। हमारे यहाँ एक और भी हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर होने वाली लड़ाई ने हमारे जो सियासी अमल था उसको झटका दे दिया, वो कमजोर हो गया। और क्योंकि हमने मजहब के सहारे वो लड़ाई लड़ी और आलम ने, पूरी दुनिया ने आके हमें उसमें हमारी फिलोसफी को, हमारे करिकुलम को, हमारी दर्सगाहों के अंदर हमारी फिल्म, ड्रामा, भिखारियों को, सबको बदला, पूरी रियासत को। तो उससे हमारे यहाँ सियासी स्ट्रक्चर कमजोर हुए, सियासी फिलोसफी कमजोर हुई और मजहब और सेमी मजहब इसके ऊपर ज्यादा इन्हिसार हुआ। ये हमारा अलमिया था जिसको हम आज तक पाट नहीं सके। और उसके नतीजे में जो सियासी तकसीम थी वो भी बजाय इसके कि बिरादरियां, कबीले, मसलक, मजहब ये कमजोर होते, ये पीछे हटते और उसकी जगह पे रूल ऑफ लॉ आता, उसकी जगह पे दुनिया का जो जदीद मुनज़्ज़म असूल है वो लेता। हम अनफॉर्चुनेटली दुनिया के उस जदीद असलूब में जहाँ सोसाइटियां ग्रो की, वहाँ निज़ाम ने सोसाइटी को चेंज नहीं किया, सोसाइटी ने अपने लिए निज़ाम खड़े किए। हम वो निज़ाम यहाँ इम्पोर्ट करके, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम सिर्फ इस इलेक्टोरल प्रोसेस में, जो कि जेली सा है, हमारे मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता कि वो वोट क्यों दे रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके वोट की क्या कीमत है। हमारी बहुत सारी, ये मैं कोई तासुब की बुनियाद पर नहीं कह रहा, मर्दों का भी यही आलम है और औरतों का बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में ये आलम है, उन्हें पता ही नहीं है कि हम वोट क्यों डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं। लेकिन हम जिस निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी पूरी तरह चलने नहीं दे रहे। यानी हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है आइन का, उसके तहत भी चलने को तैयार नहीं है। ना हमारे इदारे चलती है, ना हमारी अदालतें चलती है, ना हमारी हुकूमतें चलती है। हम सारे कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं कि ये वजह है, ये वजह। तो ये बड़ी वजह है कि हम किसी यकसुई के साथ आगे नहीं बढ़ सके। और इस खित्ते के अंदर बड़ी जंगों ने हमारे पूरे समाजी स्ट्रक्चर को झंझोड़ के रख दिया। जो था ना सदियों का अमल, जिसने यहाँ तक आके मुंतज होना था कि हम ग्रेजुअली जमहूरी शनाख्त की तरफ जाते, हम स्टेटस को के जरिए वापस गए। हमारे यहाँ मजहब की जकड़, हमारे यहाँ मसलक की जकड़, हमारे यहाँ खैर सब क्या हम इस वक्त जो जिस मॉडर्न एरा में मौजूद हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज से बहुत आगे चली गई है। चैट जीपीटी की बात हो रही, हम वहीं खड़े हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं कि वो निज़ाम जिसका ख्वाब हो कि जमहूरियत का निज़ाम है, आइन और रूल ऑफ लॉ, क्या हम उस तरफ आ सकते हैं? अभी कुछ देख रहे हैं आप मुस्तकबिल करीब? जिस तरफ आपने इशारा किया है ना, जो आज का चैलेंज है, कल का नहीं है, आज का चैलेंज है दुनिया में, वो आज है। बिल्कुल हमारे लिए अभी वो सदियां आगे खड़ा है। हमें यूं लग रहा है कि जैसे हम कोई आइसोलेशन में बैठा मुल्क है और हम पे उसके असरात नहीं होंगे, हमें उसका अंतराक ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ये जो आपने चैट जीपीटी का नाम दिया है, ये तो मेरे जैसे लोगों को भी पूरी तरह पता नहीं है कि ये क्या है और उसके कितने बड़े असरात आने वाले हैं। जिस दुनिया में ये इल्म पैदा हो रहे हैं, जिस दुनिया में इस इल्म की बुनियादें और इस इल्म का सारा जखीरा है, वो खुद इससे परेशान है कि आइंदा आने वाले सालों में क्या होगा। दहाइयों में नहीं, सालों में। वो समझ रहे हैं कि उनकी डेमोक्रेसी को चैलेंज होगा, मजहब को चैलेंज होगा, अखलाकियात को चैलेंज होगा, साइंस को चैलेंज होगा, रियासती ढांचों को चैलेंज होगा। और यहाँ पे जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंटें हैं हमारी ग्रोइंग सोसाइटी में, इवन जो ग्रोन अप सोसाइटीज हैं, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है, लिबरल डेमोक्रेसीज, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ गए हैं। तो हमारे जैसे मुल्कों में तो इस जदीद टेक्नोलॉजी ने लोगों के पूरे ओपिनियन को किधर लेके जाना है, कितने हमारे क्लैशेस खड़े करने हैं, कितने बहरान पैदा करने हैं, उसका अंदाजा ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और ना हमारे लोग उसके लिए तैयार हो रहे हैं। ये आप जैसे लोग अगर मीडिया इसको इस्तेमाल करे और हमें इसकी अवेयरनेस आए, यकीनन बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। ये तरक्की याफ्ता दुनिया के लिए भी है और हमारे लिए तो एक जहान है चैलेंजेस का। बिल्कुल। और सर हम तो उम्मीद भी करते हैं कि चले हम मीडिया के ज़रिए और आप फिर से जो है वो मीडिया जैसी एक वजारत पे आएँ तो इन चीज़ों को और ज़्यादा देखा जाए, फिर से दोबारा से और बेहतर देखा जाए। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त दिया सर आज ईद के दिन पे। और
मुख्तसर वक्त था, लेकिन हमने कोशिश की कायरा साहब के साथ कि कोशिश की जाए कि उनको जो रूटीन से हट के वो बातें हैं और वो जो चेहरे हैं वो सामने लाए जाएं कि किस तरह से दुनिया में चैलेंजेस हैं। बहरहाल ईद के दिन आज थोड़ी मुश्किल बातें भी हुई हैं, लेकिन फ़िलासफ़ी के ऊपर और निज़ाम के ऊपर बातें करने के लिए कमर ज़मान कायरा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज मौजूद थे। नाज़रीन, हमें इस ईद के मौके पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर नाज़रीन मज़ीद बात होगी, एक और मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे फिर कुछ खट्टी मीठी बातें करते। तो जनाब, ईद का आज दिन है और ईद के आज ख़ास मौके पर ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम बात करेंगे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं, तहरीक-ए-इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। और फ़याज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ईद आई है और ईद पे अब आपकी जमात भी अब बदल गई है, तो इस बदली जमात और नई ईद और नए हालात, तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं आज के ईद का? और सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक और शुक्रिया भी कि वक्त देना ईद पे मुश्किल हो जाता है आप जैसे मसरूफ़ लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से और बोल्ड टीवी की तरफ से पाकिस्तान की 24.5 करोड़ आबादी को और मुस्लिमों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। मुबारक जी। और बाकी आपने सवाल पूछा, बदली पार्टी, तो यार कोई मज़हब नहीं बदला, पार्टी बदली है, ठीक है ना। मुर्तदरी हो गए है ना, ठीक है ना। जिस तरीके से अब आप लोग हर साल चैनल बदल लेते हैं, टीवी एंकर्स, तो हम आपको कहें कि भाई जी आपने चैनल क्यों बदला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो वक्त के साथ साथ जो हालात व वाक़यात होते हैं, और बाकी बदली हमने नहीं है, हालात ऐसे बना दिए इस पाकिस्तान के और पार्टी के पार्टी लीडर ने और पार्टी चेयरमैन ने ऐसा खुदकश हमला और अपनी पार्टी के ऊपर करवाया कि हमारे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि जाए तो कहाँ जाए। मुल्क की खिदमत तो करनी थी, पाकिस्तान की खिदमत तो करनी है, अपनी धरती माँ की खिदमत तो करनी है, अल्लाह ने सलाहियत दी है, तो हम क्यों उसको फिर ज़ाया करें। तो जनाब उसका फिर हल निकाला हमने, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है और उसमें PTI के वो तमाम लीडर जिनका 5 साल से लेके 35 साल का तजर्बा है पाकिस्तान को चलाने का, वजारतों का, वफाकी, सूबाई, सियासत, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ जो रखते हैं, तो उनको ज़ाया होने से बचाने के लिए हमने एक प्लेटफार्म बना दी है और उस पर अब अल्लाह पाक का करम है, हम पूरे अज़्म और पूरे इरादे के साथ जनाब हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपकी स्ट्रगल है और अब जो इतना एक लंबा अरसा आपकी बड़ी फास्ट किस्म की और बड़ी तेज़ एक पॉलिटिक्स रही है और फिर आपका एक अंदाज़ भी बड़ा जारहाना रहा है गुफ्तगू के अंदर। मैं जारहाना से मुराद ये है कि कहीं हमलावर नहीं रहे आप, जारहाना उस अंदाज़ के बाद आप समझते हैं कि वोटर को भी इस तरह माइल करना जिस तरह आप समझते हैं कि किसी एक शख्स की वजह से पार्टी या एक शख्स की वजह से मुल्क का नुकसान हुआ है, तो वो वोटर भी दोबारा जो फ़याज़ुल हसन चौहान के हल्के का है, जो इस मुल्क का है, जो इस सूबे का है, वो भी फ़याज़ साहब वापस आए। यार मुदस्सर भाई, एक बात तो अपने जहन में बिठा ले कि वोटर किसी की मिरास नहीं है। अगर ये चीज़ होती तो फिर 1997 के अंदर पहला इलेक्शन लड़ा था PTI ने, तो पूरे पाकिस्तान में एक सीट भी नहीं मिली थी, एक सीट भी नहीं मिली थी। सारों की जमानतें जब्त हुई थी, 2-2 हज़ार 1.5 हज़ार वोट लिए थे सारों ने MNA की सीट पे और MP की सीट पे 500-500। और फिर जब 2002 का इलेक्शन लड़े थे तो एक सीट मिली थी मियाँ वाली की, और पार्टी चेयरमैन पूरे पाकिस्तान में जहाँ से 4-6 जगहों से खड़ा था हर जगह से हार गए थे और सारों की जमानतें जब्त हुई थी, सब कैंडिडेटों की, वही 2-2 हज़ार कौमी असम्बली और 800-800 सूबाई असम्बली। तो उस वक्त आप बताएं क्या वो उस वक्त पार्टी के जनाब वो जो चेयरमैन है या पार्टी है उसका नज़रिया तो वही था, तो फिर क्यों ऐसा हुआ भाई? वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं और फिर बहुत से फैक्टर्स होते हैं अंदरूनी और बैरूनी, कुछ होते हैं। मेरा डायलॉग है, अपना एक मुहावरा है, एक सियासी कारकुन होता है, एक सियासी कार्टून होता है। सही, मैं सियासी कार्टून नहीं हूँ। सियासी कार्टून होते हैं जो सरमाए की बुनियाद पे स्काई लैब के ज़रिए से बाप दादा के नाम पे, अपनी जागीरदारी के नाम पे, वडेरा शाही के नाम पे अचानक जनाब आते हैं और सियासत के अंदर जनाब अपना मकाम बनाते हैं। हमने तो ग्रास रूट लेवल से काम किया है और हमें अपने हलके के एक एक कोने खुदरे का पता है, कहाँ पे पॉकेट्स हैं वोट्स की, कहाँ पे बरादरियाँ हैं, धड़े हैं, ग्रुप हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। तो इस वजह से ठीक है, वक्ती तौर पे सोशल मीडिया के अंदर एक हाइप है और वही सोशल मीडिया के अंदर हाइप और इस पार्टी की हाइप किसने बनाई? जनरल शुजा पाशा को दुआएं दें
जनरल ज़हीरुल इस्लाम को दुआएं दें, फिर जनरल फैज़ को दुआएं दें, ठीक है ना जी। ये तीनों आला हजरत ना होते तो क्या ये आज जिसको आप इतना हीरो के तौर पे जिस पार्टी को और जिस शख्सियत को आप प्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या वो पॉपुलैरिटी मिल सकती थी? लेकिन एक फयाज साहब, इस वक्त जो सियासी हालात हैं, जिस किस्म के मामलात चल रहे हैं, उस पर आपका क्या तज्जिया, क्या तबसरा है? देखें, मज़ेदार बात यह है पाकिस्तान के जिस वक्त सियासी हालात है ना, जिस तरह एक फ़र्द जनाब पूरी पाकिस्तान की जनाब सियासतदानों को, अदारों को आगे लगा के उसने जो एक बयानिया बनाया हुआ है, मुझे वो लतीफ़ा याद आ जाता है कि एक दफ़ा एक जंगल में एक चूहा था, वो गुजर रहा था तो आगे एक हाथी बैठा जो ना, वो सिगरेट पी रहा था। चूहा कहता है, हाथी भाई क्या करते हो, ये सिगरेट क्या नशा है यार, इसको छोड़ो, आओ देखो चांदनी रात है, खूबसूरत जंगल है, आओ वॉक करते हैं, घूमते हैं, छोड़ो नशे को। हाथी बड़ा इम्प्रेस हुआ, उसने सिगरेट तोड़ा, चूहे के साथ चल पड़ा। चलते चलते आगे गए तो आगे चीता बैठा हुआ था, उसने जो ना वो चर्स वाला सिगरेट लगाया हुआ था। चूहा कहता है, चीता भाई क्या करते हो यार, ये नशे करते हो, ये नशे कर, ये अच्छी बात है, देखो कितना खूबसूरत मौसम है, चांदनी रात है, जंगल का माहौल है, आओ वॉक करते हैं। चीता भी बड़ा इम्प्रेस हुआ, उसने वो सिगरेट भरा हुआ छोड़ा, वो भी साथ जनाब चलना शुरू हो गया। चलते चलते आगे गए तो जंगल का बादशाह शेर बैठा हुआ था, उसने विस्की खोली हुई थी। चूहे ने इसी तरह उसको, शेर भाई क्या करते हैं यार, ये नशा कर रहे हो यार, अच्छी बात नहीं है, देखो कितना खूबसूरत मौसम है, चांदनी रात है, आओ जंगल का जनाब सैर करते हैं, वॉक करते हैं। अच्छा। शेर ने टका के चूहे को 2 थप्पड़ लगाए ना, चूहा घुमा तो साथ चीता खड़ा था, उसको गुस्सा आ गया। अच्छा। उसने शेर को कहा कि तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारे हैं? तो आगे से शेर कहता है, ये उल्लू का पट्ठा रात को भांग पी लेता है और भांग पी के सारी रात जंगल के जानवरों को जरा खराब करता है और ये पिद्दो नसीहत करता है इस किस्म की। इस वक्त पाकिस्तान के हालात भी यही है, ठीक है ना? ठीक है, सारे सियासतदानों को, फौज को, अदारों को, अदालतों को नसीहतें करने वाला का अपना ही अल्लाह हाफिज़ है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इन हालात को पाकिस्तान की आवाम हर आने वाले वक्त में जांच रही है, देख रही है। अब आज ईद का मौका है, लेकिन चलो मैं थोड़ी सी, क्योंकि आपकी सेमी एंटरटेनमेंट के ऊपर मबनी और सेमी पॉलिटिकल गुफ्तगू है जी। पाकिस्तान की आवाम को असल धचका आज से 15-20 दिन पहले लगा जब GIT के अंदर गए पार्टी चेयरमैन, उन्होंने पूछा कि यार आपने फौज के सीनियर तरीन 3-4-5 बंदों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कत्ल का, आप उस पर कायम है? कहते हैं जी बिल्कुल कायम हूँ। आपकी वो ऑडियो और वीडियोज़ और वो बयानात उस पर कायम है? कहते हैं जी बिल्कुल कायम हूँ। उन्होंने पूछा जी उसका सबूत आपके पास? कहता सबूत नहीं है मेरे पास, सबूत नहीं है, मुझे वो कुछ लोगों ने कहा था, किसी ने कहा था। अब देखें कि आपने बग़ैर सबूत के, किसी के कहने पे, लोगों के कहने पे पाकिस्तान के अंदर वो जहर घोल दिया कि वो फौज कि जो मेरे और आपकी बाप, बेटा, बहन, भाई, औलाद के ऊपर मबनी है, जो हर दूसरे दिन आप खबर सुनते हैं कि आज खत अव्वल के ऊपर वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में, सियाचिन में, राजस्थान के बॉर्डर पे अपनी जान जाने अफ्रीका के सुपुर्द करके शहादतों के वारिस हैं, आपने उनके खिलाफ नफरत भर दी। बिल्कुल। और जब वक्त आया तो आप कहते हैं जी मेरे पास तो सबूत ही नहीं है। अब इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान की कौम जान कर आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह पाक का करम है, लोगों को आगाही हासिल हो रही है। अच्छा, ये पीछे गेम क्या थी सारी? अच्छा, लेकिन एक जनरेशन वार थी। एक चीज़ जो है वो ये इंफॉर्मेशन वॉर, ये मोबाइल, इसके ज़रिए सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा, बहुत कुछ चीज़ें चल रही। आपने एक बात की कि बहुत से लोग जो है वो पेड इस पे रखे गए, उनकी तनख्वाहें थीं उस जमात के अंदर, और पूरा ये एक चीज़ है प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। सर भाई ये तमाम तर चीज़ें, आप भी उसके बेनिफिशियरी फिर रहे, क्योंकि आपको भी फ़ायदा सियासी तौर पर तो रहा, बल्कि आपके तो फॉलोअर पता नहीं ढेरों लोगों से ज़्यादा हैं सोशल मीडिया पे। इतने लोग तो फॉलोअर किसी के नहीं होते जितने आप हैं, तो उसके बेनिफिशियरी तो आप भी रहे हैं। तो उस वक्त ये क्यों नहीं बताया कि ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है, इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं? मैंने सर पिछले 1.25 साल के अंदर तो मैंने दामे दरवे सुखने जनाब हर तरीके से पार्टी के अंदर और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए से इस पूरे नैरेटिव को रद्द किया। फ़ौज के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, फ़ौज के अफसरान के ख़िलाफ़ मेरे ट्वीट्स मौजूद हैं, कम से कम 10 से 12। कोई जनरल सरफराज शहीद हुए, मैंने उसके ऊपर खराज तहसीन पेश किया। ब्रिगेडियर बरकी शहीद हुए, मैंने उस पर खराज तहसीन पेश किया। जब कभी कोई जनाब शहीद होता था, मुझे पता था कि इस वक्त
पार्टी के अंदर हालात ये हैं कि फ़ौज के हक़ में एक लफ्ज़ कहना ज़हर कातिल है, अपनी सियासत को दांव पे लगाने के मुतरादिफ है। लेकिन उसके बावजूद मैं ट्वीट करता था अपनी फेसबुक और इंस्टा के ऊपर, प्रॉपर तरीके से मेरी हर पोस्ट मौजूद है, अभी भी मौजूद है, ठीक है, और उसका नुकसान मैं भुगतता था। लेकिन मैं असल में मैसेज देता था पार्टी के लीडर को भी और पार्टी के बाकी फॉलोअर्स को भी कि नहीं जनाब, इस तरह नहीं चीज़ें चलानी जिस तरह आप चला रहे हैं। अब मैंने मार्च के महीने में, पिछले साल मार्च में जब नया नया काम शुरू हुआ, एंटी फौज जनाब आपकी सोशल मीडिया जो बाहर बैठा हुआ है, खलील जनाब जबरान इलियास और जनाब इमरान गजाली और ये सारे के सारे के मशकूक तरीन अमरीकी नेशनल होल्डर खुद अमरीकी हैं, वो जनाब वहाँ से बैठ के उन्होंने पाक फौज के जनरलों के खिलाफ जब एक कैंपेन स्टार्ट की थी, तो मेरी पोस्ट अभी भी मौजूद है मार्च के महीने की, जिसमें मैंने उन्हें उसके ऊपर लिखा कि किस तरीके से लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक एक 34 साल का सफ़र एक जनाब फ़र्द जनाब पाकिस्तानी अदा करता है, मारे खाता है, ख़त अव्वल पे पोस्टिंग करता है, जान हथेली पे रखता है, मेरी वो मौजूद है। मैंने अपना किरदार अदा किया, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये अजीबोगरीब थी ना। पिछले 1.25 साल में एक एजेंडे के तहत सारी चीज़ें चल रही थी और अभी भी चल रही है। एक पूरा आलमी सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, और साजिश ये है कि फ़ौज और आवाम के दरमियान नफरत का माहौल पैदा करो, जो तकरीबन 95% कामयाब हो चुके हैं वो लोग, आलमी ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें, और जो आपका इस वक्त PTI का जनाब लीडरशिप है। लेकिन उसको नाकाम बनाने के हवाले से मैंने तो अपना पूरा किरदार अदा किया। सही। अच्छा चौहान साहब, ये खासे हम चले गए हैं, गुफ्तगू खासी तेज़ होगी और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है, ये फ़ौज है, उसने जो कुर्बानियाँ दी हैं और फिर सियासतदानों को आगे बढ़ना है। आपकी जमात के हवाले से बात करें तो तजर्बाकार लोग तो मौजूद हैं, लेकिन क्या अब वही जो पहले से जमातें इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं उन्हीं के साथ मिलकर फिर आप यही करेंगे, उन्हीं के ख़िलाफ़ तो फिर आप लोगों की ये स्ट्रगल रही है, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हों, अलीम खान साहब हों या इस वक्त फ़याजुल हसन चौहान साहब हों, जिन लोगों के ख़िलाफ़ आपकी स्ट्रगल रही है, उन्हीं के साथ फिर मिल के फिर दोबारा आप सियासत करेंगे? बात यह है कि हमने पाकिस्तान में जो अवेलेबल लॉट है पॉलिटिशियंस की, उन्हीं के साथ काम करना है ना। अब अल्लाह पाक जो है ना, ऊपर से तो जो है ना, जूतों की दुकान पे जाओ तो वो कहते हैं 9 नंबर सिटो जी, और 9 नंबर जूता तो आ रहे हैं, वो अल्लाह पाक ने ऊपर से तो नहीं बना के फेंकने है ना, ठीक है ना। जो मौजूद है ज़मीन पे, जो पाकिस्तान में, उन्हीं सियासतदानों, उन्हीं पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ तो सारे चीज़ें चलानी है ना। बी रियलिस्टिक मुदस्सिर भाई, ये आइडियलिस्टिक जो ना बातें जो हमारी PTI और PTI की लीडरशिप मुनाफकत के ऊपर मबनी करती रही कि खुद तो जनाब जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला वाला माहौल, खुद तो किसी पासे आप पूरा नहीं उतरते, लेकिन आप कितनी आइडियलिस्टिक बातें करते हैं, लोगों को बुर्ज खलीफा पे चढ़ा देते हैं और खुद जनाब अपने पल्ले कुछ नहीं होता। तो इस तरह की बातें हमने नहीं करनी इस IPP के प्लेटफॉर्म से। सही, हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमने एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ पाकिस्तान को बचाने की, पाकिस्तान की तामीर की, पाकिस्तान की तरक्की की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की हमने सियासत करनी है। बिल्कुल। अब उसमें आपने कहा जी कि सियासतदान, हर सियासतदान के अंदर खूबियाँ भी होती हैं। आपने मेरे हवाले से भी बात की, मैंने 6 मिनिस्ट्रियाँ एक्सरसाइज की, 6 की 6 में आप चले जाएं वहाँ के डिपार्टमेंट में, जेल खाना जात चले जाएं, 1.25 साल सिर्फ की, सकाफत की सिर्फ 6 महीने की, इतलात की जनाब आप DGPR लाहौर में आ जाएं। अगर लोग आपको झोलियाँ उठा के मुझे दवाएं देते हुए ना मिले इन मिनिस्ट्रियों में, तो आप मुझे पकड़िएगा, और स्पेशली जेल खाना जात में। हमने 75 साल जेल खाना जात के मुलाजमीन और कैदियों के हवाले से और अफसरान के हवाले से जो इकदाम नहीं कोई कर सका, 10 साल शहबाज शरीफ की वजारत आला नहीं कर सकी, वो फयाजुल हसन चौहान ने 1.25 साल के अंदर किए। ये आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि आप अपना कैमरा और अपना माइक लेके चले जाइए रहीम यार खान से लेके अटक तक 43 जेलों में, और 56,000 कैदी और 26,000 मुलाजमीन और अफसरान। आप उनसे रैंडमली किसी से पूछ लें, पीरों की तरह लोग पूछते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस दी है। तो अगर अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को चला सकता हूँ, तो मैं पार्टी लीडर की इंतहा पसंदाना पॉलिसी के नज़र क्यों हूँ। मैं आखिर में, आज की ईद का दिन है और फयाज साहब क्या ईद के दिन समझते हैं कि इस कौम को पैगाम क्या देना चाहेंगे? देखें, इस ईद के मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम को जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो 5th जनरेशन वार मुल्क दुश्मन ताकतों ने तकरीबन कामयाबी के मराहल पे पहुंचा दी है, उस मौके पे मेरा एक ही मैसेज है कि एक यही पहचान थी अपनी, इस पहचान से पहले भी
पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी, वाह। और हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन ये अहले तासुब याद रखें, ये पाक वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। और आखिरी चीज़ ये कि मज़हब के नाम पे, सियासत के नाम पे, असबियत के नाम पे, लसानियत के नाम पे, सुबाइयत के नाम पे कतन भी किसी इंतहा पसंदी का शिकार ना हो, ये पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल है। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, और आप भी बस एक चीज़ याद रखिएगा कि आज ईद का दिन है, और ईद के इस मौके पर आप अपने इर्द गिर्द उन लोगों को, जिन लोगों को ज़रूरत है, उनको अपनी खुशियों में शामिल करिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।